और सब मजे में। चलो आज 1.1 खत्म करते हैं। हमारे 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है? तो हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अभी 0 पर समाप्त का मतलब क्या है, देखो गौर से। जब हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं 3428, तो इसमें ये आखिरी वाली जो संख्या है, ये आखिरी वाली संख्या है जो हमारी, ये पूरी संख्या हमारी कहाँ खत्म हो रही है, जाके 8 पर खत्म हो रही है। इसी तरह वो क्या पूछ रहा है, जैसे हमारी जो इस संख्या को हम कुछ भी यहाँ पर n की जगह पे कोई पावर लगा दें, तो हमारी जो मान निकल के आएगा वो मान हमारा जाके 0 पे खत्म होगा कि नहीं होगा। हाँ, यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, हमें 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। जब भी कोई संख्या 0 या 5 पर खत्म करनी हो, तो हमें क्या चाहिए होता है, 0 या 5 पर खत्म करनी हो तो क्या चाहिए होता है, उस संख्या के जो गुणज होंगे, उस संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, जो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, 2 इंटू 5 क्या होंगे, 2 गुणा 5 होंगे। क्या होंगे, 2 गुणा 5 होंगे। जैसे मैं अभी कोई संख्या लूं, जैसे मैं कोई भी संख्या लूं, जैसे मैं ले रहा हूं यहाँ पे ले रहा हूं कि यहाँ पे मैंने ले लिया, जैसे ये कोई मैं गुणज ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कोई गुणज ले रहा हूँ। हाँ, जैसे 2 गुणा 3 वो 2 गुणा 3 गुणा 5। अब मैंने ले लिया, इसमें मेरे में क्या दिख रहा है, इसमें गुणज में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, 2 और 5 दोनों दिख रहा है। अब मैं इसके गुणजों का, तो ये अभाज्य गुणनखंड है ना, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि इन सब के क्या क्या मान है, इनके एक दो ही मान है, 2 से अधिक मान नहीं है, इनके 2 से अधिक मान नहीं है। हमने क्या बताया था, अभाज्य गुणनखंड उनको कहते हैं, उन संख्या अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिन संख्याओं के पीछे, जिन संख्याओं के गुणज 2 से अधिक ना हो, 2 से अधिक ना हो। अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, प्राइम नंबर हम किन्हें कहते हैं, जिन संख्याओं के गुणज 2 से अधिक ना हो। देखो हमारे 2 के भी कैसे हैं, एक तो वो स्वयं से करता है, एक इससे स्वयं से करता है, और एक से करता है। 3 के भी ऐसे ही है कि नहीं है, ये 3 खुद से और 1 से जाता है। 5 भी हमारा ऐसे ही है कि नहीं है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा 2 है, यहाँ पर 5 है। हमने क्या बोला था, कभी भी किसी संख्या को 0 पे या 5 पे समाप्त होना हो तो उसके जो गुणज होंगे उनमें क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। उसके गुणज में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 और 5 दिख रहा है, अब मैं इनको गुणा करूं, 2 3 जा 6, हाँ 2 3 जा 6, 3 5 जा 30, हो गया कि नहीं हो गया। अब जैसे मैं 30 के यहाँ पे गुणनखंड करूंगा, क्या आएगा, 30 के मैं यहाँ पे गुणनखंड करूंगा, कितना आएगा, 15, 3 और ये मेरा क्या हो गया, 5 हो गया कि नहीं। इसके गुणज यही आ रहे हैं, इनका मान ये हो गया हमारा। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है। तो हमारी संख्या किस पे खत्म हो रही है, 0 पे खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारी संख्या किस पे खत्म हो रही है, 0 पे खत्म हो रही है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 6 के गुणज देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे, 6 के गुणज देखने चाहिए, अभाज्य गुणनखंड बोल सकते हैं इसको, अभाज्य गुणनखंड देखने पड़ेंगे। हमारे 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, हमारे 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, पहली बार में तो ये 2 से डिवाइड होता है तो क्या आता है, 3 आता है। फिर ये फिर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, फिर क्या आता है, 1 आता है। तो इसके गुणज क्या हुए, 2 इंटू 3, क्या हुए, 2 इंटू 3। इसमें ना ही, इसमें 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया, इसमें 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया। तो हम क्या करेंगे इसको, ये संख्या हमारी कभी भी 0 से पर समाप्त नहीं हो सकती। ये संख्या हमारी 0 पर कभी समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसके गुणजों में 2 और 5 नहीं आ रहा, सिर्फ 2 आ रहा है तो 5 नहीं आ रहा। समझ में आया। जो संख्या कोई संख्या है हमारी जिसके पीछे 0 आना चाहिए, समाप्त नहीं, वो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोई संख्या जिसके पीछे 0 आए, हाँ, या 5 आए, 0 या 5 है। हमारे क्वेश्चन में तो अभी 0 ही पूछ रखा है, वैसे 5 है, 0 और 5 है। तो जो वो संख्या होगी उसके गुणज क्या होने चाहिए, गुणजों में 2 और 5 दोनों होने चाहिए, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। समझ में आया। लेकिन हमारे इसमें 6 में क्या हो रहा है, 2 और 5, 2 तो है लेकिन 5 नहीं आ रहा, 2 5 नहीं आ रहा। लेकिन हम 30 की करेंगे तो क्या हो रहा है,
2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो इसके पीछे देखो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम एग्जाम्पल हमने इसी एग्जाम्पल की तरह इसे भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो हमारा क्या होगा 6 अभाज्य संख्या, वो 6 कभी 6 पर पावर हम कुछ भी लगा दें, यहाँ पर n की जगह पे हम कुछ भी लगा दें, 6 पर पावर हम कुछ भी लगा दें, जैसे हम n की जगह पे कुछ भी लगा दें, तो कभी भी समाप्त ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। समझ में आया? ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब चलो इसे आंसर इसका कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं आंसर कैसे लिखेंगे इसका। मैं लिखता जाऊंगा और आप उतारते जाना। हल पहले डालेंगे हल, इसका भाषा में इसे सही से लिखना पड़ेगा। यदि यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, समाप्त होना चाहती है, क्या होना चाहती है? 0 पर समाप्त होना चाहती है। मैंने क्या कहा, यही तो बात बोली है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों गुणनखंड लिख ले रहे, गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए, 2 गुणा 5 आना चाहिए, 2 गुणा 5 आना चाहिए। यही बात तो बोली हमने। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए, कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा एक फिर से एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं ले रहा है यहाँ पर, चलो 60 ले ले रहा है, क्या ले रहा है? 60 ले रहा है। इसके भीतर 0 है, इसके मैं जैसे गुणनखंड करूंगा तो क्या आएगा? 0 2 आ गया, 2 के से डिवाइड करूंगा तो आएगा 30, फिर 2 से डिवाइड करूंगा फिर क्या आएगा इसका 15, फिर 2 से डिवाइड करूंगा फिर क्या आएगा 3, फिर 5, और फिर इससे 5 से करूंगा। आ गया कि नहीं आया? देखो 2 भी आ गया और 5 भी आ गया। जिस संख्या के पीछे 0 आएगा उसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर होंगे, उसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर होंगे। अब इसके आगे क्या लिखेंगे? चाहिए लेकिन क्या लिखेंगे? लेकिन कॉमा 6 के अभाज्य गुणनखंडों 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 3 प्राप्त होता है, 2 गुणा 3 प्राप्त होता है, ना कि 2 गुना 5, ना कि 2 गुना 5। इसमें नहीं, यहां लिख ले रहे इसके, यहां लिख रहे इसके गुणनखंड में 5 नहीं है,
इसलिए इस ई लिखा है, इसलिए 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या n के लिए कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यह संख्या n के लिए कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यह संख्या n के लिए यह संख्या n के लिए कभी यह संख्या n के लिए कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये हमारा इसका आंसर। ऐसे ही भाषा बना के आपको पेपर में लिखना है। कोई जरूरी नहीं है आप सेम जैसा मैंने लिखा है वैसे ही लिखें। कहने का मतलब आपको अपनी सिर्फ बात समझानी है, उसे एग्जामिनर को क्या करना है, अपनी बात समझानी है। पहली बात तो आपको बात समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि समाप्त होने का मतलब क्या है। यहाँ पर जो हमारा इकाई का अंक होता है उसकी बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, इकाई के अंक की बात कर रहा है। जो हमारा 0 मांग रहा है, क्या मांग रहा है, 0। और उसमें फिर क्या कह रहा है, कोई प्राकृतिक संख्या n है। प्राकृतिक संख्या कैसे कहते हैं, 1 2 3 4 ऐसे। और ये कहां तक जाती है, अनंत। ये कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। जाती कि नहीं जाती। तो हमारी n की जगह पे इनमें से कोई भी संख्या हो सकती है जो हमारा पावर का काम कर रही है। 6 के ऊपर पावर का काम कर रही है, घात का काम कर रही है। अब मैं उसका कहने का मतलब है 6 से कुछ भी गुणन, जहां पे जैसे मैं 6 के ऊपर 2 लगा दूं, n के ऊपर 2 लगा दूं, तो मेरे गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 6 का क्या हो जाएगा, 6 × 6 हो जाएगा। अब मैं इनको दोनों को गुणा कर दूं, इन दोनों को गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 36 आएगा। इसके पीछे 0 नहीं आएगा ना, है। तो इसी तरीके से वो क्या पूछ रहा है, मेरा n का ऐसा कौन सा मान होगा, n का मेरा ऐसा कौन सा मान होगा जिससे जो इसके वैल्यू होगी हमारी, जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो 0 पर समाप्त हो। और उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वो जो जिस संख्या की बात कर रहा है उस संख्या के जो गुणज हैं, जो गुणज हैं अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसमें 2 और 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। हम जब 6 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं उसमें 2 और 5 नहीं आता। क्या नहीं आता, 2 और 5 नहीं आता है। वही तो हमने बात लिखी है, देखो यहाँ पर, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 × 5 आना चाहिए। लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 × 3 प्राप्त है। ये 2 × 3 प्राप्त है, ना कि 2 × 5। इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या n के लिए कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। नहीं हो सकती ना। आप एक बार इसे उतार लीजिए, उतार लो इसे, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। आज इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। उतार लिया, समझ में आया कि नहीं आया, चलो चलते हैं। और जरूरी नहीं कि आप सेम डिट्टो बिल्कुल सेम टू सेम छाप के आओ वहां पे पेपर में। हाँ, आपको सिर्फ अपनी बात समझानी है एग्जामिनर को कि भाई हम जब इसके 6 के क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो उसमें 2 और 5 नहीं आ रहा। तो ये इस संख्या के पीछे कभी भी क्या नहीं होगा, 0 और 5 नहीं आएगा। समझ में आया। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला प्रश्न डालो इस नंबर 2। व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 2 संख्या दे रखी है, देखो 2 बार दे रखा, और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 5 भाज्य
संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, संख्याएं, भाज्य संख्याएं, हाँ अब सही है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखो ये क्या पूछ रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और ये दूसरी इतनी बड़ी संख्या दी है, भाज्य संख्याएं क्यों है। हमें क्या बताना है, ये भाज्य संख्याएं क्यों है। पहले उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड में, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके गुणनखंड 2 हों। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके गुणनखंड 2 हों। एक तो वो खुद और एक वन, एक खुद और एक वन। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है, जिनके गुणन 2 से अधिक हो। अब देखो आ जाओ इस पे क्वेश्चन में वापस, पहले लिखेंगे हल, पहले लिखेंगे हल। यहाँ डाल ले रहे, देखो 2 पार्ट में ये, तो पहले डाल ले रहे भाग 1, क्या डाल ले रहे, भाग 1 डाल ले रहे, डाल लिया। अब हमने क्वेश्चन डाल लिया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ इन दोनों के बीच में प्लस लगाया, क्या लगाया, इन दोनों के बीच में प्लस लगाया, 13 और प्लस 13 लिखा हुआ है। तो मैंने पहले एक बार बताया था, दो संख्याएं जब होती हैं 2 + 2 ऐसे लिखा हुआ है, ये कुछ भी यहाँ पे ऐसे करके लिखा हुआ है, हाँ तो मेरा यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ 2 लगा, इनके बीच में साइन क्या है, प्लस का है। मल्टीप्लाई वाले साइन पे नहीं, प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 2 को क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। ये मेरा 2 क्या हुआ, बाहर आ जाएगा, तो 1 + 1 इंटू का 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, क्या होगा, यहाँ पर भी इसी तरीके से। इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस लगा हुआ है, तो इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, इनमें से एक को कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं एक को कॉमन ले लूंगा तो एक जगह पे 1 हो जाएगा, समझ में आया। यहाँ पे देखो 13 बाहर आ जाएगा मेरा, अंदर क्या रहेगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। आ गया कि नहीं आ गया। एक तो हम बाहर लेंगे और एक की जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक तो बाहर लेंगे, एक की जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे होता तो दोनों ही वैसे, हाँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, एक की जगह पे 1 हो जाएगा और एक बाहर हो गया। देखो हो गया कि नहीं हो गया। जब बीच में प्लस या माइनस लगा हो तो हमारी संख्या कॉमन ली जा सकती है। जब बीच में प्लस या माइनस लगा है, लेकिन उसमें से एक संख्या मल्टीप्लाई से जुड़ी हुई है, एक संख्या मल्टीप्लाई से जुड़ी हुई है, तो हम जो प्लस प्लस वाली संख्या होंगी उनमें से एक संख्या को बाहर लेंगे तो एक जगह पे 1 हो जाएगा। समझ में आया। देखो अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ से 13 को बाहर कॉमन ले लिया, 13 मेरा इधर लिखा हुआ है। वैसे तो गुणनखंड बन नहीं गए इनके, क्या बन गए, गुणनखंड बन गए, बन गए कि नहीं बन गए। अब देखो इसमें 7 7 जा वो 11 7 जा 77 हो गया, और 77 का मल्टीप्लाई मैं 1 में करूंगा, मेरा 77 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब देखो ये मेरे, देखो इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं मैं, 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा, यही लिख दे, यही छोड़ दे। क्या कर रहा है, यही छोड़ दे रहे, 1 तो आ ही रहा है, यही छोड़ दे रहे। हाँ क्यों ज्यादा आगे जाए। अच्छा यहाँ क्या है 1, ओ प्लस में है 1, वही मैं सोचूं ये क्या हो रहा है, प्लस में, ये प्लस में, यहाँ पर प्लस में था ना, इसका 1 आया ना, इसका 1 जो आएगा वो इसमें 11 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका 1 जो आएगा वो 11 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 ही आएगा, इसलिए हमने उसे लिखा नहीं है। यहाँ 13 इंटू के इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो ये मेरे क्या हो गए, ये क्या हो गए, गुणनखंड निकले। क्या निकले, गुणनखंड निकले। जो हमारी ये संख्या ये गुणनखंड जैसी है, गुणनखंडों ने जैसी लिखी हुई है, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई में 1 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। मल्टीप्लाई में 1 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे क्या है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है। क्या है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है। तो हमें क्या पता है, भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। भाज्य संख्या उन्हें किन्हें कहते हैं, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। और नॉर्मल में भी हमारी कोई संख्या 3 जैसे लिखी हुई है, यहाँ पे नॉर्मल हमारी संख्या क्या 3 लिखी हुई है, तो इसके मल्टीप्लाई में 1 चल रहा होता है। क्या होता है, 1 हमेशा परमानेंट रहता है, मल्टीप्लाई में 1 हमेशा रहता है। तो हमारे यहाँ पर भी 1 लगा हुआ है, लगा हुआ है कि नहीं लगा है। हमने अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं, वैसे मान भी सकते हैं। 1 लगा हुआ है, तो ये मेरी क्या हो गई, ये क्या हो गई, मेरी भाज्य संख्या हो गई। क्या हो गई, भाज्य, क्योंकि इसके गुणज कितने, 1 2 3 है। कितने, 1 2 3 है। गुणज कितने, 1 2 3 है, 2 से ज्यादा है। अब क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः
यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके दो से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। बात समझ में आई? क्या हुआ? अब कुछ लोग कह रहे होंगे यहाँ पे 78 लिखा है, ये 78 अभाज्य गुणनखंड थोड़ी ना हुआ। जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करने जाएंगे, 78 के गुणनखंड करने जाएंगे तो क्या होगा, वो भी हमारे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। हाँ, तो वो कितने टोटल निकाल के देखेंगे हम तो कितने ज्यादा, 2 से ज्यादा ही हो जाएंगे, तो हम इतना आगे तक क्यों जाए? हमें जब यही पता चल रहा है कि हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं तो फिर काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए 1 भी नहीं लगाएंगे हम तो भी काम चल जाएगा हमारे। यहाँ पर इंटू में 1 नहीं लगाएंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमें पता चल रहा है इसको 78 के हम टुकड़े करेंगे तो हमारे 2 से ज्यादा वैसे ही हो जाएंगे। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः ये भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड हैं। समझ में आई? अब चलते हैं दूसरे वाले पे। किस पे चलते हैं? दूसरे वाले पे चलते हैं। यहाँ पर कॉमन लेना समझ में आया? दो संख्याएं प्लस और माइनस में होंगी तो उसको हम बाहर ले लेंगे, एक को बाहर लेंगे, इसकी जगह पे एक आएगा, वो 11 से मल्टीप्लाई हो गया, 11 हो गया, इसकी जगह 1 लिखा हुआ है तो प्लस में 1 हमारा चल रहा है। समझ में आया? चलो हम अगला पॉइंट क्या है हमारा? 7। अगली बारी में क्या बोला हुआ है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू प्लस के प्लस 1 प्लस 5, ये तो बोला है पूरा डालो। अब डालो भाग 2। अब क्या डालो? भाग 2 डाल लिया। अब इसे पूरी संख्या को लिख लो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5, यही तो है हमारा। अगला भाग क्या है हमारा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, यही तो है। अब देखो यहाँ पे गौर से, बीच में क्या लगा है? प्लस लगा है यहाँ पर। हाँ, मैंने क्या बोला? प्लस के इधर वाली संख्या और प्लस के उधर वाली संख्या, उन दो संख्याओं में कोई समान होगी तो हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ प्लस के इधर क्या है? इधर क्या है? 5 है, और प्लस के इस तरफ क्या है? इधर भी 5 है, तो हम क्या करेंगे? इधर से इधर 5 है तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लो। 5 हमारे बाहर आ गए, अंदर क्या बच रहा है? 7 इंटू में 6। अब यहाँ पर 1 बचेगा इस जगह पे, तो 1 का मल्टीप्लाई मैं 6 में करूंगा तो मेरा 6 ही रहना है, तो मल्टीप्लाई 4 बचेगा। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 1, और यहाँ पर क्या है? प्लस के बाद 1 बचेगा, उसे हमें लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? वो तो कहीं जुड़ा ही नहीं है। अब देखो यहाँ प्लस के 1 है, ये दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? करो इनको प्लस, आपस में प्लस करो इनको सबको पहले तो गुणा कर ले। चलो गुणा कर लो, 7 6 जा क्या आएगा? पहले मल्टीप्लाई कर ले रहे, बाद में प्लस कर लेंगे। 7 6 जा 42, 42 में 4 को प्लस करेंगे कितना? वो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 42 और 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 68 हो गया। अब 68 के में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? करके देखो, 6 3 8 जा 24, 4 और 2 कैरी, 3 6 जा 18, 18 और 2 20, 0, 2 ऊपर आ गया, 3 1 जा 3, 3 और 5 हो गया 504। यहाँ तक पहुंचे, 504 हो गया। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 4 जा 8, 2 का मल्टीप्लाई हम 0 करेंगे 0, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या होगा? 2 5 जा 10, 1008 हो गया कि नहीं? अब इसका मल्टीप्लाई मैं 1 में करूंगा तो फिर से मेरा 1008 आएगा, और प्लस 1 लिखा हुआ, प्लस 1 लिखा हुआ, इसमें मैं 1 को प्लस कर दूंगा, मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1009, यही तो हो जाएगा मेरा 1009। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 1009। करो इसे। यहाँ पर जब हम ब्रैकेट खोलते हैं क्या होता है? जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो इस जगह पे क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है, या तो या पहले से यहाँ पे कोई साइन हो। यहाँ पर जब कोई साइन नहीं होगा तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। समझ में आया?
तो जब हमें इसको क्या करा, हमने इसको सबको मल्टीप्लाई करा, यहाँ तक +1 लिखा था, हमने +1 कर दिया, तो कितना हो गया 1009 हो गया। क्या हो गया 1009 हो गया। यहाँ पर बराबर लगा रहे हैं, लगा ले रहे हैं। अभी देखो यहीं पे देख लेते हैं, ये हमारे 5 आ गए, यहाँ पर हमारे 5 आ गए। अब मैं इस संख्या को तोड़ने चाहूंगा तो 1 से ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 5 तो मेरी अभाज्य संख्या आ ही गई, 5 अभाज्य संख्या आ गई। अभी मैं इस संख्या को तोड़ने चलूंगा, अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ने चलूंगा, तो ये 1 2 और भी हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? तो मेरे ये कितने हो गए, 2 से ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए? 2 से ज्यादा हो गए। तो मेरा क्या है, ये भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। तो फिर इसमें वही वाली बात यहाँ पर भी सेम वैसे ही लिखेंगे, अतः वही वाली बात यहाँ पर भी सेम लिखेंगे, अतः यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से 2 है मात्रा, 2 से ज्यादा गुणनखंड है, नहीं अभाज्य गुणनखंड लिख ले रहे, 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड है, 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड है, 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड है, 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड है। समझ में आया क्वेश्चन? कुछ नहीं करा हमने, इसमें जो 5 हमारे कॉमन हो रहे थे उनको मैंने बाहर ले लिया, बाकी जो संख्या बची उनका सबका मल्टीप्लाई किया और प्लस में 1 लिख दिया, और जो हमारे 5 बाहर थे उसको लिख लिया, ब्रैकेट खोलते हैं तो मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाए। जब यहाँ पर कोई चिन्ह ना हो, तो यहाँ पे 5 के बाद कोई चिन्ह दिया होता तो वो तो वही चिन्ह आता, जब हमारे यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो उसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। और बाकी संख्या हमारी की पूरी सॉल्व करने के बाद हमारा 1009 आ गया। अब मैं देखो 5 तो हमारा अभाज्य संख्या हो ही गई, 5 हमारी अभाज्य संख्या हो गई, लेकिन 1009 तो अभाज्य संख्या है नहीं, इसके क्या करने पड़ेंगे, हमें गुणनखंड करके चेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसके गुणनखंड करके चेक करना पड़ेगा। तो हमारे क्या हो जाएंगे, 2 से ज्यादा, 2 से ये क्या हो गए, ज्यादा हो गए, 2 से ज्यादा हो गए। और हमें भैया पता है, क्या पता है कि 2 से ज्यादा संख्या अभाज्य गुणनखंड हमारे 2 से ज्यादा हो तो वो क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 से ज्यादा हो तो वो संख्या हमारी क्या होती है, भाज्य होती है। क्या होती है? भाज्य होती है। और 2 से और अभाज्य गुणनखंड 2 हो तो क्या होते हैं, तो हमारी संख्या क्या होती है, अभाज्य होती है। तो समझ में आई, अच्छी तरह समझ में आई कि नहीं आई बात? अब देखो ध्यान से सुनो बात को, ये मेरा 1.1 चैप्टर, हमारा 1.1 चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब इस पे चलेंगे आगे, प्रश्नावली 1.1, हाँ चैप्टर नहीं, प्रश्नावली 1.1। अब हमारा 1.2 आने वाला है, उसमें परमेय और अपरमेय संख्याओं की बात की गई है। हमें पता लगाना है कि संख्या अपरमेय है कि परमेय है, तो इसके लिए हमें परिणामी होना चाहिए, परमेय संख्याएं क्या होती है, अपरमेय संख्याएं क्या होती है। हम इसके बारे में चर्चा कल करेंगे। और आप जितने भी क्वेश्चंस मैंने 1.1 से कराए हुए हैं आपको, तो उसकी क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह उनको लगाना है, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन पक्का, 1 या 2 क्वेश्चन आपको पक्का पेपर में मिल जाएंगे, हमेशा आते हैं और ये मिलेंगे पक्का है इसमें से। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह, और हम 1.2 पे कल चलेंगे। समझ में आया? और कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, आपको कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो उस पे आपको मैसेज डाल देना है। समझ में आया? जय हिंद।